हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना इस वीडियो में आप सभी का। आज से हम लोग जो है क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का जो है पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, आज न्यू बुक जो है खरीदे हैं आप लोग के लिए ही। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है आज से हम लोग जो है वीडियो के फॉर्म में जो है देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का जो है पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो आज डेट हो गया, पहले डेट आप देख लीजिए। ठीक है, डेट आज देख लीजिए, डेट आज हो गया 4 तारीख। कितना हो गया? 4 तारीख हो गया, तीसरा महीना हो गया मार्च 2024। ठीक है, आज के डेट में यानी पहला क्लास ही है, इसलिए आप लोग जो है आज फर्स्ट डे से ही जुड़ करके जो है पूरा क्लास 10 का जो है मैथ का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसका सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक नॉलेज जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 9 में भी ऐसे पढ़े थे, लेकिन तब पर भी यहाँ पर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो कुछ संख्याओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या समझेंगे, आखिर संख्या होता क्या है। तो संख्या को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा अंक। किसको समझना होगा? अंक। ठीक है, अंक क्या होता है? मैथमेटिक्स जैसे देखिए, हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी में अ से लेकर के ज्ञ तक पढ़ते थे। लगभग 52 शब्द को हम लोग जो है पढ़ते थे, अक्षर पढ़ते थे। 52 अक्षर के मदद से अलग अलग जो है शब्द बनाते थे। जैसे इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश के लिए जो है 26 लेटर होता है, उसके मदद से अलग अलग वर्ड बनाते हैं। उसी तरीके से जो है जब हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है 10 डिजिट होता है। कितना? 10 डिजिट, यानी 10 सिंबल होता है। उसी सिंबल की मदद से जो है दुनिया के बड़ा से बड़ा नंबर जो है बनता है। तो वह कौन कौन नंबर यानी अंक है? जैसे हो गया 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस यही 10 सिंबल की मदद से जो हम लोग क्या करते हैं? बड़ा से बड़ा नंबर बनाते हैं। इसी 10 सिंबल पर जो पूरा मैथ टिका हुआ है। ठीक है, जो भी नंबर बनाएंगे बस यही 10 में से मिलेगा। ठीक है, अब संख्या क्या होता है? तो संख्या अगर पूछ दे संख्या तो बोलेंगे अंकों की सहायता से। ठीक है, अंकों की जब एक या एक से अधिक अंक को आपस में हम मिला लेंगे, उससे जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे अगर एक ले लिए अंक ले लिए एक ले लिए 0, इससे बन गया 10। या हो सकता है हम एक ले लिए 6, एक ले लिए 7, तो हो गया 67, यानी 67 हो गया। उसी तरीके से अगर इच्छा हो, जैसे एक ले लिए 8, एक ले लिए 2, तो इस तरीके से जितना भी नंबर बन रहा है ये सब क्या है? संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संख्या, या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। आशा करते आप लोग ये सब हम लोग जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आगे हम लोग संख्या का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या। क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग समझेंगे। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे। अब सबसे पहला प्रकार क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब प्राकृत संख्या होता क्या है? तो बोलेंगे जैसे ही हम किसी भी चीज को काउंटिंग करेंगे, जैसे ही बुक ही है, तो मेरे पास अगर ऐसा बहुत सारा बुक रहता तो फिर इसको काउंटिंग करते। तो कैसे करते? 1 2 3 4, या मार्कर मेरे पास बहुत सारा रहता, इसको कैसे काउंटिंग करते? 1 2 3 4, ऐसे कभी बोलेंगे 7 9 2, उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इससे इस सब संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इससे एक परिभाषा क्या बना, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे किसी भी चीज को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, या इन्फिनिटिव तक जा सकता है। ठीक है, इस सब नंबर क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया, यानी नेचुरल नंबर हो गया। यहां से याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो बड़ा पूछता तो बड़ा प्राकृत संख्या पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जितना आगे बढ़ाएंगे उतना नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आशा करते समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रकार जो हम लोग पढ़ेंगे वह है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। पूर्ण संख्या नाम से पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरा, होल नंबर पूरा, होल। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे? डब्ल्यू से। किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अगर पूछ दे होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर पूछ दे इसका परिभाषा कि पूर्ण संख्या होता क्या है, तो बोलेंगे जब हम प्राकृत संख्या के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे। किसको? 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे, उससे जो संख्या का एक समूह बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे जितने भी प्राकृत संख्या है उससे पहले 0 ले लेंगे, हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इन्फिनिटिव तक भी जा सकता है।
तो जब हम प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिए, उससे जो संख्या का जो समूह बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर को डबल सूचित करते हैं। इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां से एक सवाल पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? बोलेंगे हाँ हो सकता है। क्यों? देखिए जितना भी प्राकृत संख्या है वह सभी जो है पूर्ण संख्या में मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर पूछा क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है वह प्राकृत संख्या हो सकती है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसमें जीरो सम्मिलित है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल पाएंगे कि हम पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा। आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग तीसरा प्रकार हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इसको सूचित किया जाता है इंटीजर्स को जेड से। किससे? जेड से सूचित करते हैं। तो याद रखेंगे पूर्णांक को इंग्लिश में बोले थे इंटीजर्स को सूचित करते हैं जेड से। अब बात है कि आखिर पूर्णांक कहते किसको हैं? तो प्रकृति हमने जितना भी ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाला नंबर है, ठीक है, और जितना भी धनात्मक संख्या है और एक जीरो, उस पूरे सम्मिलित रूप से उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल नंबर जो पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या के समूह में निगेटिव नंबर को भी सम्मिलित कर लिया जाए, निगेटिव नंबर माइनस वाला, -1, -2, -3, उससे जो संख्या का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मिडिल में हो जाएगा जीरो, तो जीरो से पहले -1, -2, -3, इधर भी डैश इन्फिनिटिव तक जाएगा ये, ठीक है। इसके जीरो के बाद भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इस तरीके से ये भी इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिला? देखिए जीरो से पहले जितना भी नंबर है वह सब जो है निगेटिव नंबर है, ठीक है। जीरो के बाद जितना भी है पॉजिटिव नंबर है, एक जीरो है। तो पूर्णांक में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? जितने भी ऋणात्मक संख्या है निगेटिव नंबर है, यानी जितने भी धनात्मक संख्या है यानी पॉजिटिव नंबर है, और एक जीरो, इस पूरे सम्मिलित रूप से इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। किससे? जेड से सूचित करते हैं, कैपिटल जेड से। आशा करते हैं इसको भी हम लोग समझ गए हैं। अब चौथा जो है हम लोग संख्या पढ़ेंगे वह है परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। क्या समझेंगे? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर को जो है सूचित किया जाता है कैपिटल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू से, यानी परिमेय संख्या। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, ठीक है, परिमेय संख्या। इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको सूचित किया जाता है किससे? कैपिटल क्यू से, ठीक है। अब पूछ दे कि परिमेय संख्या होता क्या है? बोलेंगे वैसी संख्याएं जिसे हम भिन्न p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। वे सभी पूर्णांक, क्या बोलेंगे? वे सभी पूर्णांक जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, वह सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन होगा क्या? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? p मतलब अंश, ये क्या हो गया? अंश हो गया, जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाला को हर बोलेंगे, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपर में कोई भी नंबर चलेगा, बट नीचे में खास रूप से ध्यान देना है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा जितना पूर्णांक है, चाहे वह निगेटिव वाला हो, पॉजिटिव वाला हो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या के श्रेणी में रखेंगे। तो अगर कुछ के मन में होगा कि जितना निगेटिव नंबर, हाँ निगेटिव नंबर, जैसे मान लिया केवल 3 अगर है तो इसके बटे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, या मान लिया सिंपल कोई भी इसमें से नंबर रेंडमली उठा लो, अगर 5 है इसके नीचे में भी तो 1 रहता है, तो बटे के रूप में तो है, भिन्न के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग जो है परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत के मन में होगा कि सर रूट वाला नंबर जो है, अगर रूट में है, क्या √3 परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। देखिए रूट में भी नंबर रहेगा तो परिमेय संख्या हो सकता है तब जब वह किसी संख्या का एक वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा अगर किसी संख्या का, तब वह हो सकता है। जैसे 16 है,
या किसी न किसी नंबर का जो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। जैसे 4 का या क्या है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए हम √16 को बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जैसे √25 हो गया तो √25 5 का वर्ग है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो रूट वाला नंबर भी परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन वहां याद रखना कि वह जो किसी न किसी नंबर का पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत के मन में होगा क्या डेसिमल वाले नंबर भी परिमेय संख्या हो सकता है? डेसिमल वाले हाँ हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 4.3 है, 5 है, इस तरीके से पूरा कट गया है, ठीक है, डैश डैश नहीं है, तो इस तरीके का जितना भी पॉइंट वाला नंबर होगा ये सब को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में होगा कि सर क्या कुछ रेकरिंग वाला नंबर रहता है, जैसे 1.34 इस पर रेकरिंग है, क्या ये सब नंबर किस तरीके का होगा? अगर रेकरिंग है ऊपर, ठीक है, किसी भी नंबर पर, तो वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब रहेगा कि बहुत बार पॉइंट में नंबर रहेगा, जैसे 2.34 34 34 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, डैश डैश जा रहा है, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है 34 34 34। अगर सेम नंबर रिपीट हो अगर डेसिमल के बाद, तो भी वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इतना ये चीज अभी याद रखना है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम क्या बताए कि वे सभी पूर्णांक जिसे हम भिन्न p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जितने भी इंटीजर है, पूर्णांक है, चाहे वो निगेटिव वाला हो पॉजिटिव वाला हो, यहां तक कि जीरो के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। और निगेटिव वाला जितना नंबर है या पॉजिटिव वाला जितना नंबर है वह सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। डेसिमल वाला हम बता ही दिए, डेसिमल वाला अगर पूर्ण रूपेण अगर टर्मिनेट हो गया, कट गया है, तो वह डेसिमल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर कुछ डेसिमल वाला नंबर है उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर एक और तरीका बताए थे, अगर परिमेय संख्या में अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तब वह भी परिमेय संख्या हो सकता है। एक और बताए रूट वाला, अगर रूट में भी नंबर है बट वह किसी न किसी नंबर का अगर वर्ग है, ठीक है, तो वह भी परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे √16 √25, ठीक है, √49 इस तरीके का अगर नंबर कोई भी रहेगा 49 तो 7 का हो जाता है वर्ग, इसलिए यह सब परिमेय संख्या होगा। तो आशा करते हैं आप लोग जो परिमेय संख्या इतना समझे। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्राकृत संख्या समझ गए जो गिनती की संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या समझ ही गए हैं, अगर इसमें जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो हो जाएगा। पूर्णांक समझ गए, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर परिमेय संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम लोग अपरिमेय को समझेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है पूछ दे तो जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा हम लोग बोलेंगे कि वैसे वे सभी पूर्णांक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे हम भिन्न p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह सब संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या को, अब अगला 5वां नंबर था अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में रहता है इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा क्या आ जाएगा, वे सभी संख्याएं जिसे हम भिन्न p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब कौन नंबर ऐसा हो सकता है, अगर डेसिमल में कुछ नंबर है जैसे 4.3 4 2 5 7 इस तरीके से आ रहा है, सेम नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रेकरिंग भी नहीं है, तो इस तरीके का अगर नंबर है तो वह सब अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अपरिमेय के अंतर्गत। डेसिमल वाला नंबर है बट डेसिमल के बाद जो है सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। कुछ नंबर जैसे रूट में है, तो रूट में नंबर है बट इसका जो यह किसी भी संख्या का जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय के अंतर्गत बोलेंगे। जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, क्या ये सब संख्या जितना भी लिखे हैं अभी रूट में, क्या यह किसी न किसी नंबर का पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है, पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ खास तौर पर एक ध्यान रखना है, पाई क्या है, पाई अगर पूछ दे परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई याद रखेंगे क्या, यह है अपरिमेय। क्या है, पाई अपरिमेय, बट इसका पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय। इसको वहां याद रखना था जो कि परिमेय पहले पढ़ा चुके हैं। तो अपरिमेय याद रखेंगे इसमें, पाई। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है, जबकि इसका वैल्यू जो है यह अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। यहां तक हम लोग जो है परिमेय और अपरिमेय को भी अच्छा से हम समझ गए हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। 6वां नंबर क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा, ठीक है, या तो वही स्वयं संख्या होगा। तो या तो वही स्वयं संख्या होगा जिस संख्या का हम निकाल रहे हैं, तो इस तरीके का कंडीशन आता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी वे सभी संख्याएं जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो स्वयं वही संख्या होगा, यानी इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जैसे 2 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, या तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, और कुछ तो आ नहीं सकता है। या जैसे 3 का करिए, 3 का करेंगे तो या तो 1 वाले टेबल मिलेगा, 3 वाले टेबल मिलेगा, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। जैसे 5 हो गया तो 5 का गुणनखंड या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। या जैसे 19 हो गया, या तो 1 हो सकता है या तो 19 हो सकता है। 13 हो गया, जैसे इसका या तो 1 होगा या तो 13 होगा, 13 होगा। इस तरीके के जितना भी नंबर आएगा जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा या तो स्वयं वही संख्या होगा, इस सब संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब जैसे कि हो गया 7, तो 7 का भी जब हम लोग करेंगे तो या तो 1 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, और कोई नंबर आ नहीं सकता है। और भी बहुत सारे नंबर हो सकता है जिसमें कि 17 हो गया, जैसे 1 या तो 1 इसका होगा या तो 17 होगा। इस तरीके के जितना नंबर है वह सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा। इसको भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे 7 नंबर में भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या भी इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अब भाज्य संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे वे सभी संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कोई तीसरा नंबर हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे 4 हो गया। अब देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लगेगा, ठीक है, स्वयं 4 से भी लग रहा है। तो 1 और स्वयं के अलावा तीसरा नंबर से लग रहा है, इसलिए 4 क्या हो गया? यह हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया? भाज्य संख्या। जैसे 6 ले लिए, ठीक है, तो 6 का करेंगे तो इसमें देखिए 1 से भी लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, स्वयं 6 से भी लग सकता है। यानी 1 और स्वयं जो नंबर 6 था इसके अलावा भी 2 नंबर से लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि अब इसको भी आप लोग सीख गए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज और, पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा। क्या होगा? 2, इससे छोटा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मिस्टेक हो गया, भाज्य बोल दिए थे, सॉरी, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्या हो गया? 4। ठीक है, सबसे छोटी, ये भी याद रखना है। अब ये भी आप लोग जो है समझ गए होंगे। बस 2 और चीज बताएंगे, उसके बाद जो है चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब कभी कभी जो है सम विषम के बारे में भी पूछा जाता है, तो सम संख्या विषम संख्या आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो सम संख्या को ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सम संख्या क्या है? एक सम संख्या एक पढ़ना है। सम संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वो सब हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकता है जिसमें 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यह सब जितना भी नंबर लिखे हैं यह सब क्या है? इसमें 2 से भाग लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। एक और समझ लीजिए विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? तो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित जो नहीं होगा उसको विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस सब में देखिए जितना भी लिख रहे हैं यह सब क्या है? विषम संख्या, क्योंकि सब में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझे। अब हम लोग जो है बात करते हैं बुक पर आएंगे। ठीक है, आप लोग बहुत देर से जो है इंट्रोडक्शन में कुछ नंबर के बारे में समझ रहे थे, अब जो है इंतजार की घड़ी खत्म हो गया है। अब हम लोग समझेंगे बुक से। बुक को स्टार्ट करने वाले अब एनसीईआरटी जो क्लास 10 का है, न्यू बुक खरीदे हैं आज ही आप लोग के लिए। ठीक है, बस आप लोग को मतलब देने तो नहीं जाएंगे, लेकिन बस इसी से पढ़ना है। तो पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर एक छूट गया था। रियल नंबर होता क्या है? तो जितना भी परिमेय संख्या हम लोग पढ़े, ठीक है, परिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या पढ़े, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अब इसमें देखिए पहला सवाल हम देख लेते हैं कौन सा सवाल है। ठीक है, पहला फर्स्ट चैप्टर हम लोग निकालते हैं प्रश्नावली। ठीक है, निकाल लीजिए आप लोग भी प्रश्नावली। प्रश्नावली
1.1 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी बुक इस तरीके से निकाल करके अपने पास रख सकते हैं, उससे होगा कि रिवीजन करने में सही होगा। तो हम केवल सवाल जो एक बार पढ़ देते हैं, तो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। सवाल देखिए, 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जो नीचे कुछ सवाल दिया गया है, उन सवाल को कह रहा है सॉल्यूशन करने के लिए, और उसका HCF निकालना। क्या निकालना? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF को हिंदी में बोलते हैं मौसो। क्या बोलते हैं? मौसो, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल रहा है। बट इसमें प्रयोग क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग जो है 1 नंबर का जो है फर्स्ट नंबर सवाल जो है उसका हम फर्स्ट सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है 135 है, ठीक है। 135 और 225 है। क्या है? 225 है। इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन बनाने के लिए जो है बस सिंपल है। पहले क्या करना है? ये दोनों नंबर में से जो है क्या करना है? ये पता करना है कौन नंबर बड़ा है। क्या है? कौन सा नंबर बड़ा है? तो बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 225 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 225। तो इसको जो है बीच में लिख लेना है। उससे पहले यहाँ लिखना है हल। क्या लिखेंगे? हल, या इंग्लिश मीडियम वाले हैं सॉल्यूशन। उसके 225 डिवाइड करना इस तरीके से 135 लिख देना, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब इसको सिंपल, जैसे हम लोग क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 5 में डिवाइड करते थे, बस उसी तरीके से डिवाइड करना है पहले। तो 1 टाइम्स लगाएंगे, अगर 2 टाइम्स लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ 225 ही है, तो इसलिए 1 टाइम्स लगाएंगे। एक बार में लगाएंगे तो 135 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 5 कर लिया तो 0 आ गया। फिर इससे 5 लिया तो 12 आ गया, यानी 12 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 3 12, और यहाँ 1 बच गया तो कट ही जाएगा, ठीक है। फिर से अगेन क्या करेंगे? भाग का सिंबल देंगे, ठीक है। और इसको फिर से यहाँ पर बीच में 135 लिख लेंगे, ठीक है। अब 90 से इसको फिर भाग देंगे, एक बार में ही लगेगा 90। फिर से इसको लगाए थे, हो गया 5, हो गया 4, 45 हो गया। फिर से इसको इस तरीके से घेरना है। अब 90 को यहाँ पर बीच में लिखना है। तो 45 दूनी 90, कट गया पूरा। ये तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। क्या आ जाए? 0। शेषफल 0 आ गया तो इस तरीके से हमको बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो बीच वाले, जब हम लोग भाग बनाते हैं, बचपन में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो बीच वाले जो है इसको बुलाते हैं भाज। क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। भाग देने के बाद जो निकलता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। यहाँ हम लोग इसको जो है कुछ सिंबल से जो है डिनोट कर देते हैं। जो भाजक है, भाजक को हम लोग जो है बी से डिनोट कर देंगे। किससे? बी से डिनोट कर लेंगे। और जो भाज्य है इसको हम लोग ए से डिनोट कर लेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। जो भागफल है इसको क्यू से डिनोट कर लिए, और जो शेषफल है इसको आर से डिनोट कर लिए। तो अब जब हम लोग जो है, जब बचपन में पढ़ रहे थे कि भाग को कैसे जांच किया जाए, तो जांच करने के लिए हम क्या करते थे? भाजक और भागफल को गुणा करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे। तो बीच वाला पुर जाता था, समझ जाते थे भाग क्या है, सही है। उसी तरीके से यहाँ एक फार्मूला बन गया, भाज्य बराबर क्या बन गया? भाज्य बराबर हो गया भाजक। भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल, इस तरीके से आ गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंबल जो हम माने हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। A = इसको लिख सकते हैं B × Q यानी Q प्लस उसके बाद R। तो हम इसको लिख सकते हैं A = क्या आ जाएगा? BQ + R। क्या आ जाएगा? यहाँ से एक फार्मूला आया, ठीक है। यही फार्मूला को ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो है क्या है? फार्मूला है, ठीक है। परिमेय है, ठीक है। अब यहाँ जैसे इस सवाल को हम लोग बनाए, ठीक है। हमको सवाल में पहले यहाँ बोल रहा था कि जो निम्नलिखित संख्याएं इसको HCF बनाना है, बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, तो आपको ये सब करना नहीं है, बट हम समझाने के लिए इसे कर दिए हैं। इसको इतना ये चीज़ सॉल्यूशन में आप लोग को नहीं करना है, हम समझाने के लिए से किए हैं। तो सॉल्यूशन में हमको करना क्या है? ये डिवीजन कर दिया इस तरीके से। कब तक करना है? जब तक शून्य ना आ जाए, ठीक है। जैसे शून्य आ गया तब इसको स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? तो हमको प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है, से इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसका जो है फार्मूला आया था हमको क्या? A = BQ + R। क्या आया था? A = आया था BQ + R आया था। अब इसी पर जो हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम A माने, 225 क्या है? A = B का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 125। ये क्या हो जाएगा? B का वैल्यू, ये हो गया A, ये हो गया
हमको Q, ये नीचे वाला R होते चला जाएगा। तो यहाँ से हो गया B का 135 लिख लेंगे, इनटू Q का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस R का वैल्यू यहाँ से एसफल कितना बचा था 90 बचा था 90, तो यहाँ 90 लिख लिया। फर्स्ट स्टेप आ गया। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में भी बनाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप में है क्या, 135 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 135 आ गया A का वैल्यू, फिर B का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 इंटू Q का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, फिर से प्लस, इसको ब्रैकेट लिख लेंगे, प्लस बचा कितना था शेष 45 यानी 45 बचा था। तो सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप में भी यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है 90 है, यहाँ जाएगा 90 बराबर भाजक कितना है 45 है, तो लिख देंगे 45 गुना भागफल कितना आया 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, प्लस का शेषफल कितना बचा 0, तो 0 जब शेषफल आ गया तो लास्ट हो गया। तो इतना बस लिखना है। अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे 900 बराबर, ठीक है। जो लास्ट में जब 0 आया उसका जो B का वैल्यू है भाजक है तो वही 900 होता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 45, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप लोग को करना है, तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन के लिए ये फार्मूला हर हमेशा लगाना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब भी जो R का जो वैल्यू होगा, R का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा भी नंबर आ सकता है R का वैल्यू, ठीक है। और लेकिन यह B से जब भी होगा छोटा होगा, B मतलब भाजक। जैसे यहाँ अब एक सवाल लेकर के चेक कर देखिए, यहाँ देखिए आप, जैसे हम ले लिए 24, यहाँ ले लिए 5, ठीक है, ले लिए। अब इसको जैसे भाग लगाएंगे तो 4 बार में लग जाएगा, 5 चौक 20, बचा देंगे 4। इस तरीके से अगर भाग दिए तो B कौन था, E था, और A था, उसके बाद Q था, यहाँ पर R था, E, इस तरीके से था। अब देखिए जब भी निकलेगा R का वैल्यू क्या आएगा, R का वैल्यू 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, इसलिए लिखें 0 इक्वल टू भी है, ठीक है। जब भी आएगा 0 से बड़ा आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ सकता है R का वैल्यू। लेकिन जो R का वैल्यू है वह B से छोटा आएगा, जब भी आएगा भाजक से छोटा आएगा। अगर भाजक से बड़ा आएगा तब तो एक बार और लग जाता, नहीं लग जाता। इसलिए याद रखेंगे, इस चीज़ को भी हमको लिखना है बगल में, ठीक है। इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ से आप लोग जो फास्ट में इसको बना भी सकते हैं। अब हम लोग जो है इसी में दूसरा 1 नंबर का है, दूसरा हम लोग बनाएंगे। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं फास्ट में, इसको तब तक लिख लीजिए, हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए समझ गए तो आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है दूसरा सवाल लिखेंगे फास्ट में, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए दूसरा सवाल है 2 नंबर में, 2 नंबर सवाल निकाल लीजिए। अब है 196 और 38 22 0, यही नंबर है। इसको भी हम लोग सेम तरीका से करेंगे, ठीक है। बस यहाँ लिखना क्या है, पहले हल लिखना है। क्या लिखना है, हल। अब इसमें देखेंगे कौन नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसी को हमेशा बीच में लिखना है, ठीक है। तो बड़ा क्या है 38 22 0, ठीक है। इसको बीच में लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड कैसे करना है, 196 छोटा नंबर, 2 नंबर ही दे हैं, इसी 2 नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग भाग देते थे। अब देखिए यहाँ 196 है, इतना तक हम लगा सकते हैं। अगर इसको हम दो बार में लगाते हैं, 196 में 2 से गुना करके देख लीजिए, 6 दूनी 12 2 बाकी 1 19 दूनी 38 1 39, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार में नहीं लग सकता है। तो 1 टाइम से ही लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे तो 196 ही आएगा। अब इसको जो माइनस कर लेंगे ऊपर वाले से नीचे वाले को। अब यहाँ इससे 45 हो गया 12, 12 में से 6 गया तो हो गया 6, इससे 45 हो गया कितना 17, 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच गया कितना 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 नंबर यहाँ से उतार लेंगे 2। अब यहाँ से देखिए कितना लगाएंगे। अब अगर हम इसको 9 टाइम्स लगाते हैं 9 बार में तो 196 है जैसे, ठीक है। तो 9 से लगाएंगे तो 9 छक 54 4 बाकी 5, 9 9 81 5 हो गया 86 6 बाकी हो गया 8, 9 एकम 9 8 17, इतना आ जाता है, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 से लगाओ तो 9 चौक 36 के 6 हो, अरे 9 छक 54 हो गया, 54 4 बाकी हो गया 5, 9 9 81 हमें 5 जोड़ दिया 86 6 बाकी फिर हो गया 8, फिर जो 9 एकम 9 9 8 17, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन खुद ब खुद क्या कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ करना है। खुद जैसे करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड जो आप लोग का बढ़ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो इससे पैसा लेंगे तो 12 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 5, इससे पैसा लेंगे तो 15, 15 में से 6 चला गया 9 6 15, यहाँ हो गया 7, 7 में 7 कट गया, ये भी कट गया 998 हो गया। अब एक ये 0 भी बचा है तो 0 यहाँ उतार दिया। अब फिर से अगेन हम किससे लगाएंगे, अब यहाँ इसको अगर हम 5 से लगाते हैं 196 है, इसको हम अगर 5 से लगाएंगे तो 5 छक 30 के 0 हो गया, ठीक है। बच गया 3,
तो 19 पचे 95, 95 में हम 3 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। यानी 980 पूरा लग जाता है। इसको हम 5 बार में लगा सकते हैं। तो ये तो पूर्ण रूप में डायरेक्ट कट गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अब स्टेप में बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बस वही एक लाइन लिखना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर तब लिख लेंगे क्या, नीचे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। तो इतना लिखना है। तो उसका फार्मूला यहाँ लिख देना है, A = BQ + R होता है, ये फार्मूला लिखना है। इसके जस्ट सामने एक और चीज़ लिखना है आप लोग को कि जो रिमाइंडर जो बचेगा R का जो वैल्यू होगा, जब या तो 0 हो सकता है या तो 0 के से बड़ा हो सकता है, जबकि R का वैल्यू जो होगा B से छोटा होगा। इसको भी यहाँ पर साथ साथ लिखते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप, इसमें तो एक ही स्टेप बनेगा, कितना, एक ही स्टेप बनेगा, क्योंकि इसमें B यानी A का वैल्यू भाज्य हो गया कितना, 38 2 यानी 22 0 बराबर, उसके यहाँ हो गया B का वैल्यू कितना, 196 हो गया। तो लिख लेंगे 196 इंटू हो जाएगा B का वैल्यू है 195, तो लिख लेंगे 195 प्लस हो जाएगा जो शेष क्या बचा है, 0, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। जब 0 बच ही गया तो B का वैल्यू कितना आ रहा है, 196 आ रहा है, 196 में पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर HCF यानी 900 बराबर, यानी हम 900 बराबर बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 900 वैल्यू 196 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग जो है दूसरा सवाल भी कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप लोग करते रहिएगा। और भी देखिए एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए है, एग्जाम्पल आप लोग खुद से करिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले करके फिर लिख सकते हैं। चलिए हम जो है तीसरा इसी में जो है बता देते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसका जरूरी पड़ जाता है, तो क्यों मिटाएंगे। अब अगला है तीसरा नंबर, इसी में तीसरा सवाल कह रहा है 867 है और 867 और दिया है 255, ठीक है। इसको भी बनाना है। अब इसमें जो हम लोग क्या करना है देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ लिखना है हल, क्या लिखना है, हल। अब जो नंबर बड़ा है उसको बीच में लिखेंगे। 867 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। इसमें भाग किससे देना है, 255 से, किससे, 255 से। अब इसको भाग दीजिए, ठीक है। अगर हम 255 से अगर 3 टाइम्स अगर लगाते हैं, 255 है 3 बार में लगा के चेक करिए, 5 × 15 5 बाकी 1, 5 × 15 106 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आता है। अगर हम 4 बार में लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा होने की संभावना है शायद, एक बार चेक कर लीजिए। 7 चौक 28 60 बाकी 2, 6 चौक 24 2, 25 26 के 6 बाकी 2, फिर 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ दिए 34, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। इससे सॉरी ये 8 में हम गुना कर दिए, 255 में करना था, 255 में 4 से गुना कर दिए, ठीक है। 5 24 के 0 बाकी 2, 5 24 2 22 के 2 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, और ज़्यादा भी हो जाता है, इसलिए 4 से नहीं लगाना है, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो कितना, 765 लगा लेंगे। अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ से 1 हो जाएगा, 102 हमको आ रहा है, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का सिंबल देंगे। अब यहाँ जो भाजक था इसको भाज्य बना देंगे, ठीक है। तो 255 बीच में आ जाएगा, तो अब इसको लगाएंगे। तो 102 है तो 2 बार में लगा सकते हैं, तो 204 लग जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया 5 31। अब फिर से भाग का सिंबल, यहाँ जाएगा 102, इसको 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 102 हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया, पूरा कट गया, तो नहीं 0 आ गया। अब यहाँ क्या करना है, फिर यही चीज लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। इसको लिखना है, यहाँ फार्मूला लिख देना है इसका, ठीक है, या इसके जगह पर एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ए का वैल्यू क्या गया, फर्स्ट स्टेप हम लोग चलेंगे सबसे पहला स्टेप में। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 867 इक्वल टू बी का वैल्यू हो जाएगा 255, क्या जाएगा 255 इंटू क्यू का वैल्यू हो जाएगा 3, क्या जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस आर का वैल्यू यहाँ से आ गया 102, क्या हो गया 102। अब दूसरा स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप में यहाँ ए का वैल्यू आ जाएगा 255, तो हो गया 255 इक्वल टू यहाँ हो गया बी का वैल्यू 102 इंटू भाग, जब कितना निकला भागफल तो 2 निकल गया, इसको भी लिख लेंगे, प्लस शेष जो यहाँ पर बचा 51। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप भी लिख लेते हैं। तीसरा स्टेप में यहाँ पर भाज्य देखिए 102 है, यहाँ लिखेंगे 102 बराबर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 51 बी का वैल्यू गुना ये हो गया 2, प्लस शेष कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। जैसे 0 बचा था बन गया सवाल, यहीं से देखना है। तब भाजक जितना होगा लास्ट में वही आंसर होता है, बी का वैल्यू जो लास्ट में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना हो गया 51 हो गया आंसर। तो यहाँ तक हम लोग जो है पूरा समझे। अब देखिए पूरा आसान है, इसको थोड़ा सा बस रिवाइज करिएगा तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर है कि इसमें जो है इस तरीके का एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल जा करके बनाइए, और जो अभी हम 3 सवाल बताए हैं इसको बनाइए।
और इंट्रोडक्शन वाला जो है पूरा संख्या का जो प्रकार पूरा हम लोग समझाए हैं, उसको भी आप लोग पूरा अच्छा से नोट भी कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है इसके आगे का जो है सवाल हम लोग दूसरा सवाल जो है दूसरा तीसरा सब जो है चौथा बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।